नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित आर्क वेल्डिंग के दोषों के प्रकार, पहचान, कारण तथा उपाय पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आर्क वेल्डिंग में सामान्यतः जो दोष पाए जाते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला बाहरी दोष, दूसरा अंदरूनी दोष। बाहरी दोष ऐसे वेल्ड दोष जिन्हें हम बाहर से अपनी आंखों से देखकर ही बता देते हैं, वो बाहरी दोष होते हैं। बाहरी दोष के अंतर्गत पहला दोष आता है अंडरकट। अंडरकट वेल्ड टो के पास, ये जो वेल्ड टो है इसके पास मूल धातु में ग्रूव, मतलब एक ग्रूव या एक कोई चैनल या कोई गड्ढा बन जाता है, उस दोष को हम अंडरकट कहते हैं। अब अंडरकट दोष होने का कारण क्या होता है? पहला, वेल्डिंग करंट का अत्यधिक तेज होना, वोल्टेज का बहुत अधिक हो जाना, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का एंगल सही होना, इलेक्ट्रोड को चलाने का अर्थात प्रयोग करने पकड़ने का ढंग गलत होना। पांचवा, वेल्डिंग करने की गति अत्यधिक होना। और इसके उपाय हैं जिससे अंडरकट दोष हमारे वेल्डिंग में नहीं आएगा। पहला है, इसके लिए हमें उचित करंट सेट करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को उचित एंगल पर पकड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो उसका सही कोण है उस पर हमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को पकड़ना चाहिए। तीसरा है, इलेक्ट्रोड को चलाने अर्थात प्रयोग करने का ढंग सही होना चाहिए। चौथा है, वेल्डिंग करने की गति सही होनी चाहिए, मतलब हमें न तो ज़्यादा तेज़ ही चलाना चाहिए न ही ज़्यादा धीमी गति से वेल्डिंग करना चाहिए। जो जाब के अनुसार उचित गति है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। बाहरी दोष के अंतर्गत दूसरा दोष आता है ओवरलैप। इस प्रकार के दोष में इलेक्ट्रोड की पिघली हुई धातु मूल धातु की सतह पर बिना उसे पिघलाए फैल जाती है। जाब का जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पर हम वेल्डिंग करते समय लास्ट में लाते समय जो हमारी मूल धातु होती है उससे बिना सतह पर पिघलाए वो अपने आप फैल जाती है। इस दोष को हम ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप को अब किस कारण से होता है? इसका पहला कारण ये है कि करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ओवरलैप होता है। और आर्क चलाने की धीमी गति, मतलब हमारा जो आर्क करंट है वो बहुत धीमी गति में हम चलाते हैं। तीसरा है, इलेक्ट्रोड का अत्यधिक व्यास अर्थात प्लेट की मोटाई के अनुसार अधिक व्यास, मतलब हमारा जितना जाब, हमारा वर्क पीस जितनी मोटाई से है उस मोटाई के हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए। चौथा है, लंबी आर्क भी इसका प्रमुख कारण है। जाब की मोटाई के हिसाब से हमें आर्क की लेंथ भी, मतलब लंबाई भी चुननी होती है। तो हम जाब के हिसाब से जो हमारी लंबाई उचित है हम उसी आर्क का प्रयोग करें, न तो ज़्यादा छोटी आर्क न ही ज़्यादा बड़ी आर्क, हम उचित आर्क का प्रयोग करें। और ओवरलैप दोष को दूर करने के उपाय, पहला, करंट की मात्रा सही सेट होनी चाहिए, आर्क चलाने की गति ठीक होनी चाहिए, धातु की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड का व्यास सही होना चाहिए, सही आर्क का चुनाव करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि आर्क न तो जो छोटी आर्क का उपयोग करना चाहिए न ही ज़्यादा बड़ी आर्क का उपयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। बाहरी दोष के अंतर्गत तीसरी दोष है अधूरी पेनिट्रेशन।
इस प्रकार के दोष में जोड़ के निचले सतह के साथ वेल्ड मेटल अच्छी तरह नहीं जुड़ता है। आर्क जोड़ में पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारी पूरी गहराई है और ये हमारा जोड़ है। और आर्क मतलब जो गर्मी होती है, इलेक्ट्रोड की तापमान होती है, हीट होती है, वो हमारे जोड़ के गहराई तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि हमारे वहाँ की मूल धातु पिघल नहीं पाती है, वो आपस में जुड़ नहीं पाती है। इस दोष को हम अधूरा पेनिट्रेशन कहते हैं। अब अधूरे पेनिट्रेशन का कारण क्या होता है? अधूरे पेनिट्रेशन का कारण जाप की सही तैयारी करते समय किनारों को सही कोण पर तिरछा न करना। जाप की जो किनारे होते हैं उनको हम सही एंगल पर फाइल नहीं करते हैं, इस वजह से अधूरा पेनिट्रेशन होता है। दूसरा, करंट की मात्रा कम होना। करंट हमारा उचित नहीं होता है। जाप की मोटाई के अनुसार हमें करंट भी सेट करना होता है। वेल्डिंग गति अधिक होना, हम ज़्यादा गति से तेज़ी से वेल्डिंग करते हैं। रूट गैप का सही न होना, जो हम दोनों जाबों के बीच में रूट गैप 1, 2 या 3 mm का उचित गैप छोड़ते हैं, जिसे रूट गैप कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोड का कोण सही न होना, मतलब इलेक्ट्रोड पकड़ने की गलती, जैसे हम किसी दूसरे उपयोग पर इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं। बड़े व्यास का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना, जाप की मोटाई के हिसाब से हम उससे ज़्यादा व्यास का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। जोड़ की सही सफाई न करना, वेल्डिंग करने से पहले हम जोड़ को साफ़ सुथरा कर लें। अब उपाय इसके ये हैं अधूरी पेनिट्रेशन, जिससे कि हमारा ये दोष ना आए। पहला है, जाप की तैयारी करते समय किनारों को सही कोण पर तिरछा कर देना चाहिए। दूसरा है, करंट की मात्रा उचित होना चाहिए। तीसरा, वेल्डिंग गति सही होना चाहिए। रूट गैप सही होना चाहिए। रूट गैप जाप की मोटाई के हिसाब से उतने ही mm रखिए। इलेक्ट्रोड का कोण सही होना चाहिए। इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो सही होना चाहिए। जाप की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए। जाप की जितनी भी मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड को चुनना चाहिए। सातवां है, जोड़ की सफाई सही करनी चाहिए। तो जोड़ की सफाई, जैसे हम जब जोड़ लगाते हैं उसके बाद वेल्डिंग करते हैं, तो फर्स्ट रन के बाद हमें जोड़ को साफ कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर दोबारा वेल्डिंग करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। बाहरी दोष के अंतर्गत हमारा चौथा दोष है क्रैक। क्रैक, इसे तेरण भी कहते हैं। यह एक प्रमुख दोष है। इसके कारण जोड़ भार सहने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि क्रैक आने के बाद हमारा वेल्ड जोड़ जो है उस न होके वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि अगर हम उस पर कोई भार या कोई बल देते हैं तो उस बल को सह नहीं पाता है और शीघ्र ही जोड़ टूट जाता है। क्रैक्स वेल्ड मेटल व मूल धातु में पड़ जाती है। वेल्ड और मूल धातु दोनों में ही क्रैक्स पड़ती है। अब हम क्रैक्स क्यों आते हैं, क्रैक्स जैसा दोष वेल्डिंग में क्यों आता है, इसके कारण और उपाय जाने। कारण, क्रैक्स का कारण, पहला, वेल्ड मेटल का जल्दी ठंडा हो करने पर। दूसरा, धातु में डक्टिलिटी का गुण कम होने पर। धातु का हार्ड होना तीसरा कारण है। चौथा कारण है हाई कार्बन स्टील की प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग न करना। पांचवा कारण है धातु में अंदरूनी खिंचाव उत्पन्न होना। अब इसके उपाय, हमारे जाब में वेल्डिंग करते समय क्रैक का दोष ना आए, इसके लिए उपाय, पार्ट या जाब को धीरे धीरे ठंडा होने, इसे रेत में रख देना चाहिए।
तीसरा हाई कार्बन स्टील अगर है तो उसी वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बाहरी दोष के अंतर्गत स्लैग इंक्लूजन पांचवा दोष है। इसमें वेल्ड मेटल में स्लैग अथवा बाहरी अधातु कण रह जाने को स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। यह वेल्ड जोड़ में धातु का सेक्शन कम करती है या मूल धातु को वेल्ड मेटल के साथ जुड़ने नहीं देते हैं तथा इस कारण जोड़ की शक्ति अर्थात ताकत स्ट्रेंथ पावर भी कम हो जाती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में या तो हमारे वेल्डिंग के अंदर सही सफाई न होने से स्लैग फंस जाता है या कोई लोहे का टुकड़ा फंस जाता है या कोई और अशुद्धियाँ या अधातु बीच में फंस जाते हैं और हमारे जाप तथा बीड से सही से जोड़ने नहीं देते हैं। इस दोष को हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। अब स्लैग इंक्लूजन किस कारणों से होता है, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। करंट की मात्रा का अत्यधिक होना स्लैग इंक्लूजन का कारण है। बड़े व्यवसाय का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना। तीसरा, जोड़ की सही सफाई न करना। लंबी आर्क का प्रयोग करना। वेल्डिंग तकनीक का सही ढंग से प्रयोग न करना तथा सबसे महत्वपूर्ण छठवां, प्रत्येक रन को वेल्डिंग करने के बाद साफ न करना। हम जब पहला रन मारते हैं तो हमें सारे स्लैग को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, जाप को वायर ब्रश से साफ करने के बाद ही दूसरा रन मारें। अब उपाय हम जानते हैं। करंट उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उचित साइज का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, सही आर्क लेंथ का प्रयोग करना चाहिए। जोड़ के किनारे अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक रन को वेल्डिंग करने से बाद से साफ कर लें। और अब हम आगे चलते हैं। बाहरी दोष के अंतर्गत छठवां हमारा जो दोष है वो है स्पैटर। फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय बेस मेटल की सतह पर बिखर जाते हैं और वो जम जाते हैं, जिन्हें हम स्पैटर कहते हैं। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो बाहर की तरफ चिंगारी जैसे छोटे छोटे कणों में वो बाहर फैलते रहते हैं तथा वह सतह पर जम जाते हैं जॉब के, जिसे हम स्पैटर कहते हैं। अब स्पैटर के क्या कारण हैं? स्पैटर होने के कारण ये है, पहला है डीसी वेल्डिंग में गलत पोलैरिटी। हमें स्पैटर ना आए इसके लिए सही पोलैरिटी का देखना चाहिए। करंट का अत्यधिक होना, अगर करंट ज़्यादा है तो स्पैटर आएंगे। आर्क ब्लो का कारण। चौथा है लॉन्ग आर्क का प्रयोग करना। पांचवा है इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग का सही न होना। हम जब भी इलेक्ट्रोड यूज़ करें उस पर सही कोटिंग, जाप के अनुसार मजबूत कोटिंग का उपयोग करना चाहिए। उपाय, पहला उपाय है डीसी वेल्डिंग में सही पोलैरिटी का चुनाव करना चाहिए। करंट का जॉब के अनुसार सेट करें। आर्क ब्लो को दूर करें। चौथा, उचित आर्क का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की सही कोटिंग होनी चाहिए। बाहरी दोष के अंतर्गत अब हमारा सातवां दोष है पिघलने का अभाव, लैक ऑफ फ्यूज़न। बेस मेटल मतलब जाप
व फिलर मेटल मतलब इलेक्ट्रोड जब आपस में पूरी तरह से पिघल कर नहीं मिलते हैं तो इसे पिघलने का अभाव कहते हैं। और यह दोष किस कारण से होता है? पहला, करंट की मात्रा कम होना सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, बड़े व्यास का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना, वेल्डिंग सतह की सही सफाई न करना, वेल्डिंग की तकनीक का सही प्रयोग न करना। इसका उपाय, उचित करंट की मात्रा रखनी चाहिए। दूसरा, वेल्डिंग सतह की सही सफाई करनी चाहिए। जोड़ के किनारों को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। चौथा, उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाहरी दोष के अंतर्गत हमारा 8वां दोष है पोरोसिटी। इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी कहते हैं। इसमें वेल्ड मेटल जब ठंडा होकर ठोस के रूप में आता है तो टोप के इसके अंदर जो गैस रह जाती है उनके कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिन्हें पोरोसिटी या ब्लो होल्स कहते हैं। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें वेल्डिंग बीड पर छोटे छोटे उभरे हुए छिद्र दिखाई देते हैं जिसके अंदर गैस भर जाती है और वो ठंडा होने के बाद एकदम उभर के बाहर आ जाते हैं। इस तरह से दिखाई देने वाले दोष को हम पोरोसिटी कहते हैं। अब इस पोरोसिटी दोष होने का क्या कारण है? पहला कारण है कि इलेक्ट्रोड का नमी से प्रभावित होना, इलेक्ट्रोड का गीला होना। दूसरा है आर्क की लंबाई अधिक होना। तीसरा है वेल्डिंग की तकनीक का सही न होना। और चौथा है बेस मेटल में सल्फर जैसी अशुद्धियों का होना। अब इसके उपाय हम जान लेते हैं। पोरोसिटी दूर करने के उपाय जो हैं वो है, पोरोसिटी दूर करने के उपाय है इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने से पहले उन्हें 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रोड ओवन में सुखा लेना चाहिए। दूसरा उपाय है उचित आर्क की लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा उपाय है उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अब हम आते हैं बाहरी दोष के अंतर्गत आने वाले 9वें दोष के तरफ। इस दोष का नाम है विरूपण, डिस्टॉर्शन। यह दोष वेल्ड की हुई धातु में सिकुड़न के कारण व धातु के कठोरीकरण के कारण पैदा होती है। इसमें जाप टेढ़ी हो जाती है। अब डिस्टॉर्शन दूर करने के क्या उपाय हैं? इस दोष को दूर करने के लिए जोड़ की वेल्डिंग दोनों तरफ से करनी चाहिए। इसके लिए जोड़ को दोनों तरफ असमान भी बनाना चाहिए, क्योंकि बराबर भी बनाने से जिस तरफ पहले वेल्डिंग करेंगे उस तरफ डिस्टॉर्शन अधिक होगा, मतलब कि उस तरफ सिकुड़न ज़्यादा होगी। डिस्टॉर्शन दूर करने के लिए क्लैंप आदि का प्रयोग करते हैं। हम डिस्टॉर्शन से जाप को बचाने के लिए कई तरह के क्लैंप्स आते हैं। हम उन क्लैंपों का प्रयोग करेंगे और प्री हीटिंग तथा पोस्ट हीटिंग जैसे भी उपाय अपना सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। धन्यवाद।
आज मैंने आर्क वेल्डिंग के दोषों के प्रकार, पहचान, कारण तथा उपाय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। प्रेरणा स्रोत: माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रेरणा स्रोत: माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री कपिल देव अग्रवाल। मार्गदर्शन के रूप में प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती एस राधा चौहान। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश श्री कुणाल सिंह तथा विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री हरिकेश चौरसिया जी को धन्यवाद करते हैं।